स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी इकोनॉमिक्स की जीएस सुधा बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम अब तक टोटल आपके 6 वीडियोस करा चुके हैं और ये आज हमारा 7वां वीडियो रहने वाला है। तो 7वें वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टैक्सेशन, जीएसटी, बजट का इतिहास, रेलवे बजट का पृथक्करण और रेवेन्यू, फिजिकल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्सेशन, यानी कि टैक्स कर जो सिस्टम था वो कैसा था। तो टैक्सेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, टैक्स क्या होता है? कर एक अनिवार्य भुगतान शुल्क है जो स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा सामान्य सरकारी सेवाएं, वस्तुएं और आर्थिक गतिविधियों की लागत को कवर करने के लिए व्यक्ति या व्यवसायों से वसूला जाता है। यह संप्रभुता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। ड्यूटी क्या होती है? जब अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने के कारण कोई टैक्स लिया जाता है उसे ड्यूटी कहा जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। अगर आप किसी अप्रत्यक्ष तरीके से अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो आपसे जो है वो ड्यूटी लिया जाता है। ड्यूटी जो ड्यूटी कर होता है उसमें आप एक्साइज ड्यूटी आ जाता है, कस्टम ड्यूटी आ जाता है। फी क्या होता है? फी मतलब एक फीस समझ लिए। जब कोई सेवा देकर के रिटर्न लिया जाता है तो उसे फ़ी कहा जाता है, जैसे कि रेलवे टिकट, बिजली का बिल, पानी का बिल आदि, ये आपका फ़ी में काउंट किया जाता है। टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स को क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज़ में, और इन 2 कैटेगरीज़ में फिर 2 सब कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। तो एक तो जर्नल क्लासिफिकेशन आता है और स्पेशल क्लासिफिकेशन, और सामान्य वर्गीकरण और विशेष वर्गीकरण, 2 वर्गों में यहाँ पे टैक्स यानी कि कर को बांटा गया है। तो सामान्य वर्गीकरण में एक आपका आता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का आपको एक सबसे बेहतरीन उदाहरण पता ही होगा, जीएसटी, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। और विशेष टैक्स में क्या आता है? तो वैलोरियम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। अब सामान्य टैक्स जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स था, इसको 2 कैटेगराइज में वर्गीकृत किया गया। एक तो इनकम टैक्स जो कि आयकर होता है, और एक होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो कि निगम कर होता है। तो अब हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? प्रत्यक्ष कर ऐसा कर जिस पर लगाया जाता है अगर उसी के ऊपर उसका वास्तविक प्रभाव पड़ता है। मतलब डायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक्स है, अगर उस पर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया तो ये उसी पर प्रभाव डालता है। ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स आप जो इनकम सालाना कमाते हैं तो उस पर जो टैक्स कटता है, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये आपके डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण होते हैं। वहीं अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर जिस पर लगाया जाता है उस पर वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई एक्स व्यक्ति है, अगर उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है तो वो किसी न किसी से कस्टमर से वसूल लेगा। जैसे आप देखते होंगे एजुकेशनल फ़ीस जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपसे फ़ीस लेते हैं, कभी कभी वहाँ पे लिखा होता है 599 रुपये प्लस 18% जीएसटी, तो वो किसी न किसी तरीके से कस्टमर से ही निकाल लेते हैं। तो इसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में काउंट करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? एक तो आपका जीएसटी होता है, दूसरा आपका होता है कस्टम ड्यूटी। अब इसमें हम आगे देखते हैं उपकर और अभिभार। सेस और सरचार्ज क्या होते हैं? तो सेस की बात करें तो कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है, जैसे कोयले पर लगाया गया स्वच्छ पर्यावरण उपकर। और सरचार्ज क्या होता है? कर की दर पर लगाया गया अतिरिक्त कर जो अभिभार होता है उस पर, जैसे कि सेवा कर पर 0.5% का अभिभार लगाया जाता है। उपकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही लगाया जाता है, इसके लिए विशेष उद्देश्य का होना आवश्यक नहीं होता है सरचार्ज के लिए, लेकिन उपकर जो लगाया जाएगा उसके लिए किसी एक विशेष उद्देश्य पर ही वो लगाया जाता है। आगे इसमें देखते हैं। तो सेवा कर पर 2 तरह के उपकर लागू होते हैं परंतु कोई भी अभिभार लागू नहीं होता है। वहीं अभिभार संसद केवल अनुच्छेद 269 तथा अनुच्छेद 270 से संबंधित करों को ही अभिभार लगा सकती है। मतलब जो 269 और 270 से संबंधित हैं उन पर ही अभिभार लगाया जा सकता है। यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों पर लगाया जा सकता है, यानी कि जो सेस होता है, जो उपकर होता है, ये दोनों टैक्सेस पे लगाया, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे और डायरेक्ट टैक्सेस पर, ये दोनों पर लगाया जा सकता है। वहीं आयकर आयकर तथा कुछ अन्य करों पर सरकार द्वारा अभिभार लगाया हुआ
सामान्यतः अविभाज्य प्रत्यक्ष कर पर ही लगाया जाता है। तो ये दोनों टैक्सेस पर लगाया जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर, और जो अविभाज्य होता है वो जो होता है ये सिर्फ आपका प्रत्यक्ष टैक्सेस पर ही लगाया जा सकता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। तो आगे जो आएगा आपका एक और डिफरेंशिएशन इनमें दिया गया है। तो उपकर का उद्देश्य उसी मद में राजस्व बढ़ाने हेतु किया जाता है जहां से वह प्राप्त होता है, अर्थात उपकर की राशि एक निश्चित मद से जुड़ी होती है। अविभाज्य से प्राप्त राजस्व संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। संचित निधि जो अभी आप पॉलिटी में इसको हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे आप जानेंगे। तो जो अविभाज्य लगाया जाता है इसका जो फंड होता है, इससे मतलब जो राजस्व की प्राप्ति होती है ये आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है। अगला आता है ये आपका लेफर कर्व, यानी कि जो लेफर वर्क है ये क्या होता है। तो लेफर जो कर्व होता है ये टैक्स से संबंधित है, यानी कि कर दर से संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा होगा ये x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं, या इसको x और ये y मान लेते हैं। तो जो y लेट है तो ये टैक्स कर को दर्शाता है, और जो x है ये आपकी टैक्स इनकम को दर्शाता है। PRN जो होता है रेवेन्यू नेचुरल रेट, तो ये जो है आपका रेवेन्यू का नेचुरल रेट दर्शाता है। तो इसको हम आगे देखेंगे। जो लाफर वक्र है कर की दर और आय के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो ये आपको बस याद रखना है इसमें, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो जो लेफर कर्व होता है वो कर की दर और आय के बीच के संबंध को दर्शाता है, और यह बताता है कि अगर कर की दर बढ़ाई जाती है तो यह एक सीमा तक राजस्व कर आय में वृद्धि होगी, लेकिन अगर इसके बाद कर की दर को बढ़ाया गया तो कर की आय में वृद्धि नहीं होगी बल्कि कमी होने लगती है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में शामिल लोगों को लाभ कम होता है तो वह कर देने से बचने लगते हैं। आगे देखते हैं टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है। तो एक तो आपका प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स होता है और रिग्रेसिव टैक्स होता है। यानी कि ये टैक्सेशन सिस्टम यानी कि जो कर प्रणाली है इसको तीन तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक तो आपका प्रोग्रेसिव टैक्स हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल टैक्स और रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी, आनुपातिक और प्रगतिशील, ये तीन तरीके के कर प्रणाली हैं। तो इनको हम आगे देखते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है, कर छूट जो है वो 5 लाख तक की है, ये आपकी टैक्स रेट दी गई है। ये आपका एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, जब बढ़ती हुई आय के साथ कर की दरें बढ़ती हैं तो उसे एक प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। तो भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली है, मतलब जैसे आपकी आय अगर बढ़ रही है तो टैक्स भी आपका बढ़ेगा। तो इसको हम एक प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि प्रगतिशील प्रणाली में काउंट करते हैं। यहाँ पे ये आपका दिया गया है, जब आपकी 5 लाख थी तो ये आपका स्लैब था, जब आपकी 10 लाख पहुँच गई है तो ये आपका टैक्सेशन का स्लैब 30% हो गया। मतलब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे ही टैक्स बढ़ेगा। और अगर कहीं ऐसा हो जाए आपकी इनकम बढ़ नहीं रही है और टैक्स बढ़ रहा है तो वो एक गलत तरीके का होगा। तो इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहा गया है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो है मतलब इनकम का ग्राफ जैसे आपका बढ़ेगा वैसे ही टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे आपकी 50 लाख इनकम होगी तो टैक्स जो है ये 40% यहाँ पे लगने लगेगा। यहाँ पे आपकी 10 लाख थी तो 20% टैक्स लग रहा था। एक जस्ट एग्जाम्पल। तो इससे आप ये समझ सकते हैं प्रगतिशील टैक्स से जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे ही आपका टैक्स रेट भी बढ़ता है। आगे आता है अनुपातिक कर प्रणाली। अगर बढ़ती हुई आय के साथ साथ कर की दरें बढ़ती नहीं हैं बल्कि समान बनी रहती हैं तो उसे एक अनुपातिक प्रणाली कहते हैं। देखो इसमें होता है कि आपकी इनकम चाहे जितनी हो जाए लेकिन जो टैक्स सिस्टम है, जैसे एक हमने फिक्स रेट कर दिया, यहाँ पे 2% दिया गया है तो 2% ही रहेगा, मतलब इसी के साथ चलेगा। आपकी इनकम पहले भी 5 लाख थी तब भी 2% लग रहा था टैक्स, अब आपकी इनकम 10 लाख है तब भी 2% लग रहा है, आपकी इनकम 20 लाख है तब भी 2% लग रहा है। लेकिन ये प्रगतिशील टैक्स में नहीं था। आपकी इनकम 5 लाख है तो आप पे 5% लिया जा रहा है, तो 10 लाख है तो रेट थोड़ा बढ़ गया 10% हो गया, और 20 लाख है तो वहाँ पे थोड़ा और रेट बढ़ गया 15% हो गया, 50 लाख पहुँची तो आप पे 40% टैक्स लगने लगा। एक जस्ट एग्जाम्पल के हिसाब से इसको हम समझ रहे हैं। लेकिन अनुपातिक प्रोपोर्शन में ये होता है कि आपकी इनकम चाहे जितनी बढ़े वो एक टैक्स फिक्स होगा, 2% लगना है तो वो 2% ही लगेगा, बल्कि आपकी इनकम 50 लाख भी पहुँच जाए तब भी आपका टैक्स जो है वो 2% ही लगेगा। और वही यहाँ पे बताया गया अगर आपकी बढ़ती हुई आय के साथ साथ कर की दरें नहीं बढ़ती हैं बल्कि समान बनी रहती हैं तो उसे एक हम अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं जो
प्रतिगामी कर प्रणाली होती है, यानी कि रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, जब बढ़ती हुई आय के साथ कर की दरें बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती हैं। मतलब आपकी आय बढ़ रही है और कर की दरें बढ़ती नहीं, वो घट जाती हैं, तो प्रतिगामी कर प्रणाली कहलाती है। वर्तमान में अर्थशास्त्रियों के द्वारा इस कर की मांग की जा रही है, क्योंकि इसमें हम आगे देखते हैं, वंचना और कर अववंचना को रोका जा सकता है और सरकार की कर भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये आपका यहाँ पे इनकम का दिया गया है और ये टैक्स रेस का। अवक्रमणकारी कर प्रणाली यानी कि जो डिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी होती है वो क्या होती है, तो कर प्लस अनुपातिक कर, इसको ही हम डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम के रूप में काउंट करते हैं। यहाँ पे दिया गया अगर किसी कर प्रणाली में ये दोनों विशेषताएं शामिल हैं तो उसे अवक्रमणकारी कर प्रणाली कहा जाता है। जैसे भारत में इनकम टैक्स डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में आता है, क्योंकि 0 से 10 लाख तक प्रगतिशील है और 10 लाख के ऊपर जो है अप्रगतिशील है। ये आपका पुराना टैक्स सिस्टम और जो आपका नया टैक्स सिस्टम है इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो पुराने टैक्स सिस्टम की हम बात करें तो 3 लाख तक शून्य था, 3 से 7 लाख तक 5% था, 7 से 10 लाख तक 10% था, 10 से 12 लाख तक 15% था, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर जो है वो 30% का टैक्स था। अब नया टैक्स सिस्टम क्या आया है, तो 4 लाख तक जो है वो आपका शून्य, 4 से 8 5% और 8 से 12 10%, 12 से 16 5%, 16 से 20 लाख 20% और 20 से 24 लाख तक 25% लगेगा आपका टैक्स, और 24 लाख से ऊपर जो होगा उस पर 30% लगेगा। तो ये आपका नया और पुराना टैक्स था। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये आता है अब आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों का वर्गीकरण। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों का वर्गीकरण देख लीजिए, ये एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी और BCTT यानी कि बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और प्रतिभूत व्यापार कर और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि जो CTT होता है और STT होता है। ये आपके फुल फॉर्म तीनों जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। इसके बाद अप्रत्यक्ष कर में क्या आता है, तो अप्रत्यक्ष कर में एक तो आपका सीमा शुल्क जो कि कस्टम ड्यूटी होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता है, वस्तु एवं सेवा कर GST होता है, केंद्रीय बिक्री कर यानी कि यूनियन सेल टैक्स, ये आपके अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें और जो आपके सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, तो भू राजस्व कर, कृषि आय कर, होटल प्राप्ति कर, व्यवसाय कर, अचल संपत्ति कर, रोजगार पर कर और पथ कर यानी कि जो रोड टैक्स लिया जाता है वो भी इसमें सरकार के द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर होते हैं। इसके बाद सरकार के द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो व्यापार कर, बिक्री कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, वाहनों पर जो कर होता है और परिवहन पर कर, प्रवेश कर यानी कि चुंगी कर, विज्ञापन कर, विद्युत कर व शुल्क और शिक्षा उपकर और सट्टेबाजी पर जो कर यानी कि ये अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। जो आपके ड्रीम 11 वगैरह चल रहे हैं आप देखते होंगे GST इन पे 28% तक GST लाया जाता है, और अभी तो ये विधेयक आ गया है संसद में कि अब इनको बैन किया जा रहा है और इनमें जो इनको यूज करता भी पाया गया तो उसमें कुछ सज़ा भी है। तो अभी ये विधेयक के देखेंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको भी। वर्ष 1998 के बाद यह नियम बनाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी अवसर, शादी विवाह आयोजन आदि के उपहार प्राप्त करता है तो उसकी आय में जोड़कर 30% की दर से आयात कर लिया जाएगा। उपहार केवल सगे संबंधियों से ही लिया जा सकता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिस्कस करेंगे, जो कि इसके आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने GST पर विचार विमर्श हेतु असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। तो वो कौन समिति थी, वर्ष 2000 में ये बनी थी, तो असीम दास गुप्ता समिति थी। और आपको पता होगा 2000 में किसकी सरकार थी, तो NDA की ही गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय। और वर्ष 2003 में अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर समिति ने वैट सिद्धांत पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव दिया था। तो ये केलकर समिति ने वैट सिद्धांत पर
सुझाव दिया था। और वर्ष 2007 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वर्ष 2010 में जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा था। इसके पश्चात भारत में जीएसटी को लागू करने की सिफारिश सबसे पहले 13वें वित्त आयोग ने की थी। 2011 में जीएसटी विधेयक को 115वें संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया था, परंतु वह पास नहीं हो पाया। भारत में जीएसटी का लगभग 17 वर्षों से अधिक का इतिहास रहा है, जो 1 जुलाई 2017 को साकार हो चुका। मतलब ये जो बात चल रही थी जीएसटी लागू करने की, ये वर्ष 2000 से ही चल रही थी। 2006-07 में भी सुझाव आया, 10 में लागू करने के लिए। फिर जब वो है 13वें वित्त आयोग ने, ये 13वां ही वित्त आयोग था, हाँ 13वें वित्त आयोग ने जीएसटी के लिए 2011 में फिर सुझाव दिया, तो 115वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में आया, पर वो पास नहीं हो पाया। फाइनली फिर जब एनडीए गवर्नमेंट 2014 में आई, तो इसके बाद भी वो 2014 में इस बिल को नहीं लेके आ पाई। मतलब 3 साल उसको भी लग गए यहाँ पे फिर से लाने में बिल को। तो 17 वर्ष के बाद लगभग इस इतिहास में, जो कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आपका लागू होता है। संवैधानिक प्रावधान, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था ये आपका, जिसके द्वारा जीएसटी को लाया गया था। और ये डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017। भारत के संविधान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में पहले से कोई प्रावधान नहीं था जिसे इसे आसानी से लागू किया जा सके, चूँकि अप्रत्यक्ष करों का निर्धारण एवं आरोपण केंद्र एवं राज्य दोनों के अधीन कर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मतलब जो टैक्स होता है वो केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के पास ही इसके सारे राइट्स हों। अतः इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 101वां संशोधन द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान किया गया। दोनों क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक था, तो 122वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था। और किस संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2016 का, उसके द्वारा इसको जीएसटी को संवैधानिक प्रावधान दिया गया। वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले एक समान कर की व्यवस्था जीएसटी कहा जाता है। इसमें 17 करों को शामिल करके एक कर के रूप में लगाया गया और पहली बार आर्थिक एकीकरण के प्रयास को संभव बनाया गया। क्योंकि भारत के संविधान में कर लगाने की शक्तियां केंद्र व राज्य के बीच बटी हुई हैं और संघात्मक स्वरूप को दर्शाती हैं, लेकिन जीएसटी के माध्यम से इसे एकात्मक स्वरूप वाला बना दिया गया। जीएसटी केवल स्वरूप में एकात्मक है, लेकिन इसका लाभ जो है वो संघात्मक है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू था। भारतीय जीएसटी मॉडल जो है वो कनाडा पर बेस्ड है, के उपयोग पर बेट मॉडल पर आधारित था। भारत में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। मतलब भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये आपका कनाडा मॉडल पर आधारित है। तो जो जीएसटी था, जब इसको लाया गया तो ये इतने जो टैक्स थे, यानी कि 17 जो टैक्स थे, इनको एक में ही कंपाइल कर दिया गया। जो कौन कौन से आपके जो 17 टैक्स लग रहे थे, यानी कि टैक्स सब मतलब प्रस्थापित होने वाले जो थे जीएसटी में, सारे के सारे कंबाइन कर दिए गए। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क था, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क था, सेवा कर था, प्रतिकारी शुल्क था, अतिरिक्त सीमा शुल्क था, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले अभिवार कर तथा उपकर मतलब सेस और जो अभिवार थे ये थे, बैट, खरीद पर मनोरंजन कर, विलासिता कर जो है अभी लग्जरी गुड्स होते हैं उन पे जो है 28% जीएसटी लिया जाता है। प्रवेश शुल्क यानी कि चुंगी और विज्ञापन कर, अखबार, टीवी व रेडियो को छोड़कर, लॉटरी व जुआ पर लगने वाला कर और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले अभिवार, ये जो जितने टैक्स थे ये सारे के सारे जीएसटी में एक साथ कंपाइल कर दिए गए। जीएसटी दरें, तो जीएसटी की जो दरें हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं। तो ये आपकी लगती है। मोबाइल पे आपको 18% देखने को मिलेगा। लग्जरी जो आइटम्स हैं वहाँ पे आपको 28%, ताज़ी सब्जियाँ, फल फ्रूट जो हैं उन पर 0% जीएसटी आपको देखने को मिलेगा। 15वें वित्त आयोग यानी कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 15वां वित्त आयोग है जिसका गठन 27 नवंबर 2017 को एनके सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, जिसकी कार्यविधि 2020 से 2025 थी। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनवड़िया के, ये दोनों देख लीजिए, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एनके सिंह थे और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं
अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के द्वारा, जिसका कार्यकाल 2026 से 2030 तक इसका कार्यकाल रहने वाला है। कर सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां, इम्पोर्टेंट है ये, जो कर सुधार से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण समितियां आई, उन्होंने जो सुझाव दिए तो उनमें से ये प्रमुख समितियां हैं। तो राजा चलैया समिति 1991 में, विजय केलकर समिति 2002 में, पार्थ सारथी सोम समिति 2013 में और जस्टिस RV ईश्वरन का जो पैनल था वो 2015 में ये कर सुधार से संबंधित समितियां बनाई गई थी। अब देखते हैं हम बजट एवं राजकोषीय घाटा। बजट और फिजिकल पॉलिसीज़ क्या थी। वित्तीय जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी कि एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, पिछले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण और अगले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण। तो लास्ट ईयर और एडवांस ईयर का जो होता है इसको कहते हैं। एक तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण देता है हमें, और पब्लिक बजट जो होता है वो आगे आने वाले वर्ष के बारे में बताता है कि कैसे सरकार खर्च करेगी। तो यहाँ पे आप इन दोनों को ऐसे देख सकते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो पिछला वर्ष होगा, जैसे 2025 चल रहा है तो जो 2024 वाला होगा उसका इकोनॉमिक सर्वे आएगा। मतलब अभी वर्तमान में ये आपका 2025 चल रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे किस साल का आएगा, तो 2024 का इकोनॉमिक सर्वे आएगा। इसमें सरकार बताएगी कि हमने यहाँ पे खर्च किया, यहाँ पे मुझे घाटा हुआ, यहाँ पे फ़ायदा हुआ, यहाँ पे ये चीज़ सेल आउट करके यहाँ से राजस्व जुटाया गया। और 2025 का जो बजट आएगा, यानी कि पब्लिक बजट जो आता है, यानी कि फरवरी में पेश किया जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें सरकार बताएगी कि हम आगे आने वाले साल में, यानी फाइनेंशियल ईयर में कहाँ कहाँ खर्च करेंगे और कहाँ कहाँ से हमें मतलब पूंजी प्राप्ति की आशा है और कहाँ जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे जो उससे और ज़्यादा लाभ हो। जब अगला 26 आएगा तो इस ईयर का रिपोर्ट दिया जाएगा, वो इकोनॉमिक सर्वे में काउंट किया जाता है। तो इसको आई होप आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और पब्लिक बजट क्या होता है। आगे देखते हैं बजट का इतिहास। जो हिस्ट्री ऑफ बजट है ये क्या है, तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगोट अथवा बुजेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। वर्ष 1773 में जो ब्रिटिश वित्त प्रस्ताव था, बजट चमड़े के एक थैले में से निकाले गए थे। उसी समय बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय के विवरण में के लिए किया जाने लगा। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत का प्रथम बजट जो था वो 18 फरवरी 1860 को तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग की परिषद में वित्तीय संसद जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता यानी कि फादर ऑफ इंडियन बजट भी कहा जाता है। आगे इसमें आता है स्वतंत्र भारत में बजट परंपरा का आधार वर्ष 1944 में निर्मित बॉम्बे प्लान से संबंधित माना जाता है। इस प्लान की रचना सर जॉन मथाई, GD बिरला और JRD टाटा ने की थी, जो हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके थे। आगे इसमें आता है, आगे देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था वो 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। तो 26 नवंबर 1947 को शनमुखम शेट्टी के द्वारा, और गणतंत्र भारत का पहला बजट जो था वो किसने, जॉन मथाई ने 1950 को पेश किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत में बजट प्रस्तुत करने का समय शाम 5 बजे निर्धारित किया गया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में दिन होता था। तो स्वतंत्र भारत में वर्ष 1998 तक यही परंपरा चलती रही, परंतु वर्ष 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट प्रस्तुत करने का समय प्रातः 11 बजे निर्धारित किया। तो ब्रिटिश शासन में तो वो अपने समय के हिसाब से बजट पेश करते थे, क्योंकि शाम को 5 बजे वो पेश करते थे, तो वहाँ पे जो था दिन होता था, तो इस वजह से वो शाम को पेश करते थे। लेकिन 1999 में इस परंपरा को बदला गया। इस 1999 के बाद से बजट जो है वो निर्धारित 11 बजे पर निर्धारित किया गया। बजट पेश करने के 75 दिन की अवधि के अंदर बजट को पारित करना आवश्यक होता है। बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म देखते हैं। तो बजट अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण होता है।
और यह एक सीमित अवधि यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बजट को स्वीकृत करने के लिए सार्वजनिक निकाय की आवश्यकता होती है। बजट सार्वजनिक एवं संसदीय नियंत्रण से मुक्त होता है। बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए फरवरी माह के अंतिम दिन के स्थान पर फरवरी माह के प्रथम दिन को निर्धारित किया गया। तो ये भी आपका एक जो टर्म चल रहा था कि लास्ट दिन पेश किया जाता था फरवरी में, तो इसको भी चेंज कर दिया गया। तो 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा केंद्रीय बजट को फरवरी के पहले दिन पेश करने की घोषणा की गई। ठीक है, और अब ये जो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो कब आता है, तो एक दिन पहले आता है, यानी कि 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। वर्ष 2017 से पहले तक यह संघीय बजट को 2 स्तर पर प्रस्तुत किया जाता था। एक तो आम बजट, इसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते थे, और रेल बजट, इसे रेल मंत्री प्रस्तुत करते थे। मतलब 2017 से पहले 2 बजट पेश किए जाते थे। एक तो रेल बजट आपका पूरा अलग होता था रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि क्या होना है नई कोचेस वगैरह के लिए, और एक आम बजट जो होता था वो अलग पेश किया जाता था। तो रेल बजट जो है वो रेल मंत्री प्रस्तुत करते थे, और आम बजट जो था वो आपके वित्त मंत्री प्रस्तुत करते थे। वर्ष 1920-21 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1924 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया, परंतु रेलवे तथा केंद्र सरकार के मध्य वित्तीय संबंधों का नियमन रेलवे कन्वेंस कमेटी की जो संस्तुतियाँ थीं उसके आधार पर होता था। पृथक रेल बजट जो था व्यवस्था उसको समाप्त की गई। तो वर्ष 2017-18 में रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अब पृथक रेल बजट पेश करने की परंपरा भी समाप्त कर दी गई। जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है इसका उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया। इसके अनुसार सरकार के पास अन्य खर्चे से अलग राजस्व खर्च का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार के आय और व्यय का वित्तीय रिकॉर्ड होता है। इसमें 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं। जो वर्तमान वित्त वर्ष होता है, पूर्व वित्त वर्ष और आगामी वित्त वर्ष। तो नोट, भारत संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, तो वो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है, लेकिन ऐसा बजट जो है वो कोई नहीं आता, ये नॉर्मल यूज़ करते हैं। यानी कि बजट को आपका संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, सरकार की वे प्राप्तियां जिसमें ना तो देयता सृजित होती है और ना ही परिसंपत्तियां कम होती हैं, तो वो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, जिसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, सरकार की वो प्राप्तियां जिसमें देयता सृजित होती है और परिसंपत्तियां कम होती हैं। उदाहरण, सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से राजस्व जो प्राप्त किया जाता है। और राजस्व व्यय क्या होता है, सरकार की व्यय जिसमें ना देयता कम होती है और ना ही परिसंपत्तियां बढ़ती हैं, जैसे कि सब्सिडी। पूंजीगत व्यय क्या होता है, सरकार के वे व्यय जिसमें देयता कम होती है या परिसंपत्तियां सृजित होती हैं, जैसे हाईवे का निर्माण। अब हम आगे देखते हैं इसमें